जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज के इस क्लास में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला जीके, मैथ, हिंदी तीनों को कवर करने वाले। और आज के इस वीडियो में 100 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, जो आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है एवं पूछा गया सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह जो सवाल है साथियों आपकी एग्जाम में बीएसएससी में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। मैं कहूंगा ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। उससे पहले आपको बता दें, दिवस से आपकी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो भी हम आपको प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब आपको हम पूछे जाने वाला सवाल बताते हैं जो कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा इस बार, इससे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला बात करेंगे खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है एवं कई बार रिपीट हो चुका सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यह जो सवाल है साथियों आपकी एग्जाम में बीएसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 सितंबर को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। एकदम याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगर बात करेगा यहाँ पर कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपकी एग्जाम में 2 बार पूछा गया सवाल है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस से 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 29 अगस्त को खेल दिवस होता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस होता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं कहूंगा साथियों आज के इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है, किसने कहा था? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र है वह जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगर बात करें महात्मा गांधी जी से, तो महात्मा गांधी जी का जन्म आपका कब हुआ था? याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी से आपकी एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, तो यहां पर देखिएगा। जैसे में पूछेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो याद रखिएगा वो आपका था चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन आपका कब हुआ था? 1917 ईस्वी में आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। और
यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला आंदोलन था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों कि आज का यह वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है और ऐसा 2 सवाल 3 सवाल है आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स बोलते हैं। हाल ही फिलहाल वाला जो सवाल पूछा जाता है उसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। करंट अफेयर्स से ये सवाल आपका लिया गया है। टी20 विश्व कप जो हुआ था, टी20 विश्व कप 2024, जो टी20 विश्व कप जो 2024 का हुआ था वह फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ था? जो फाइनल था वह किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये सभी बच्चे को पता होगा यह फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है सर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा, बताइए तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच नहीं खेला गया था फाइनल वाला, गलती है आपका। आज ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपका फाइनल खेला गया था। टी20 फाइनल 2024 में किन देशों के बीच खेला गया था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपकी एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है 4 नंबर आपका सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या हो जाएगा? तो लोकमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लोकमान हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर बहुत सारे नेता का नाम दिया है, जैसे में नेताजी हम लोग किसे कहते हैं? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नेताजी किनका उपनाम है? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का नेताजी उपनाम है। सुभाष चंद्र बोस का नेताजी, जैसे में पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो नेताजी। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। किसे देश बंधु के नाम से जानते हैं? चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। और आपको तो पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं चारों आपको याद हो गया होगा। फिर से हम एक बार कवर कर देते हैं। लोकमान किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकमान किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। और देश बंधु की बात करेंगे तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता होगा। नेताजी की बात करेंगे, नेताजी किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। उससे पहले अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, एवं जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, एवं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सारा आपका ग्रुप में ही डाला जाता है। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस नंबर पर बीएसएससी लिखकर मैसेज करेंगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है, क्लास को पहले पूरा देखिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर सवाल है रेडियम का खोज किसने किया था? सभी बच्चे को पता है रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। अगर यहाँ पर बात करेंगे ई बराबर ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? सूत्र किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और यहाँ पर
पूछ रहा है कि रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। अगला नंबर सवाल है 6 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। अगर ऐसे पूछेगा आपातकाल का घोषणा सबसे पहले कब किया गया था, उसमें राष्ट्रीय नहीं रहेगा, सिर्फ पूछेगा कि आपातकाल का घोषणा पहली बार कब किया गया था? 1962 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय आपका भारत चीन का युद्ध चल रहा था। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, अगर हम पूछेंगे भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय 1975 में लगा था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। 1857 विप्लव की जगह यहां पर बिहार था, ठीक है ना। 1857 बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? मतलब जो 1857 में क्रांति हुआ था उसमें बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार से विद्रोह बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, मेरठ से आपका मंगल पांडे विद्रोह कर रहे थे। कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में मेरठ से विरोध कौन कर रहे थे? मेरठ से विद्रोह कौन कर रहे थे? मंगल पांडे कर रहे थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहां पर बिहार से पूछ रहा है तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, नागरिकों में देशभक्ति का भावना को मजबूत करना। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को क्या करना? मजबूत करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य था, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपकी एग्जाम में छपा जाने वाला सवाल है। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? गंगा के प्रदूषण, जो गंगा में कचरा फैल रहा है उसका कारण क्या हो जाएगा? उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन हो जाएगा। उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन हो जाएगा, शहरों का कचरा हो जाएगा, मृतकों का राख हो जाएगा, यानी सभी यहां पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कवर कर दूं साथियों, आपके एग्जाम में 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जीके का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का 30 क्वेश्चन और मैथ का 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपका 100 प्रश्न का एग्जाम होता है। तो पहले हम लोग जीके के 40 प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ, सभी को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अगला नंबर सवाल है, पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा है पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नया नाम हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पटना के हवाई अड्डा का नाम है। अगला नंबर सवाल है, 11 नंबर आपका सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बताइएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में समान मनुष्य के नेत्र में किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? तो यह आपका रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? लोकसभा का चुनाव 2024 में कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो 7 चरणों में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो 7 चरणों में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर आपका सवाल है, भारतीय
लोकतंत्र की चुनौती को क्या हो जाएगा? भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हो जाएगी, मतलब लोकतंत्र की चुनौती क्या है, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे में गरीबी भी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, जातिवाद भी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, अपराधीकरण भी लोकतंत्र की चुनौतियां, अर्थात इनमें से सभी लोकतंत्र की चुनौतियां हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? मतलब अभी वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से अभी तो आपका दूसरा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ये 2024 डाटा के अनुसार है, ठीक है ना? 2024 डाटा के अनुसार शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अभी वर्तमान समय में आपका चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से शक्तिकांत दास हो जाएंगे, ठीक है? अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, आपको सवाल का जवाब देना है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहां में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अभी अब आपको ऊपर बताए थे, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था, याद रखिएगा साथियों। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें 1919 ईस्वी में, तभी आपको ऊपर बताया 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करेंगे 1920 ईस्वी में, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 17 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार में उर्वरक कारखाना कहां अवस्थित है? कोई बच्चे बता सकते हैं बिहार में उर्वरक बनाने का कारखाना कहां स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, ये आपका बरौनी में स्थित है। ये आपका कहां में स्थित है साथियों? बरौनी में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका कहां में स्थित हो जाएगा? बरौनी में स्थित हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी बहुत सारे देश में है। सैमसंग भी बहुत सारे देश में, कोका कोला, यानी सभी इसमें से हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ज्यादातर सभी वाला ऑप्शन में सभी सही होता है, ठीक है? आगे चलिए। 19 नंबर आपका सवाल है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बैरोमीटर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। और दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं। फिर से एक बार आपको याद दिलवा दें, वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। सॉरी, मेघा पाटेकर थे। कौन थे? मेघा पाटेकर। ये सुंदरलाल बहुगुणा आपका चिपको आंदोलन के नेता थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? चिपको आंदोलन के नेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। नर्मदा बचाओ के आंदोलन के नेता आपका मेघा पाटेकर हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? मजदूर दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था? ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा। तो भाला फेंक में 2024 में ओलंपिक पुरस्कार भारत को नहीं मिला था। भाला फेंक में हार गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? याद रखिएगा, एटीएम क्या है या एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। एवं यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है पूरा नाम से। जैसे में जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? जो मोटर गाड़ी चलाता है, जो स्कूटर ये सब आप लोग देखे होंगे, चालक के सामने जो ऐनक लगा रहता है, जो ऐनक आप लोग समझते हैं ना, जो कार या स्कूटर में जो ऐनक लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल रहता है या अवतल रहता है या समतल रहता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। कैसे रहता है? क्योंकि देखिए, जब भी आप कांच में देखिएगा, सामने वाला कांच में देखिएगा, स्कूटर या गाड़ी के कांच में देखिएगा, तो पीछे वाला चीज आपको छोटा दिखाई देगा। छोटा किस में दिखाई देता है? उत्तल दर्पण में दिखाई देता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हेडलाइट की बात करें कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगला सवाल 25 नंबर आपका सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है साथियों? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से। डेयरी विकास कहने का मतलब है दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे साथियों? दूध उत्पादन से। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका सवाल है साथियों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अभी हमको हिंदी भी करना है, साथ में मैथ भी करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। बताइएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान एस सोमनाथ हो जाएंगे। 27 नंबर आपका सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? आप चारों ऑप्शन में से बताइएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर आपका सवाल है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है साथियों? आप बताइएगा, प्रकाश की जो किरण है वह किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि प्रकाश की जो किरण है साथियों, वो कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर आपका सवाल है, रुबल किस देश का मुद्रा है? रुबल किस देश का मुद्रा है? यहां से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अमेरिका का आपका डॉलर हो जाता है। अमेरिका का क्या हो जाता है साथियों? डॉलर, जो कि इस प्रकार से चिन्ह रहता है। उसी प्रकार से रूस का आपका क्या हो जाएगा? रुबल हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? युआन हो जाएगा। युआन करके कुछ यहाँ का आपका मुद्रा होता है। मेन आपका रुबल याद करना है। रुबल वाला सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और डॉलर वाला। रुबल किस देश का मुद्रा है? तो रूस का हो जाएगा। डॉलर अमेरिका का हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? याद रखिएगा,
राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे बताइएगा कोई। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है कोई बताइए। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाने वाला सवाल है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसल, मतलब निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? ये चार ऑप्शन दिया है और इसमें से बताना है कौन सा खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ, खरीफ मतलब गर्मी में बोया जाने वाला, तो धान आपका खरीफ फसल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है साथियों, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका मुंगेर में हो जाएगा। मुंगेर में आपका बंदूक बनाने का कारखाना, याद रखिएगा, पूछेगा अगर बिहार में सबसे ज्यादा बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ में है? मुंगेर में है। अगर बात करेगा सिगरेट बनाने की सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सबसे पहले चौरी चौरा कांड को समझ लेते हैं। चौरी चौरा कांड ये एक जगह का नाम है। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ में स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ये आपका कहाँ में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यह कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यह कांड कब हुआ था साथियों? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। कैसे हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था स्टार्ट 1920 ईस्वी में। यह आंदोलन चल रहा था, तो 5 फरवरी 1922 जो दिन था, उस दिन उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलन हो रहा था। तो वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। आपको पता है, जब आंदोलन होता है तो आग लहरा दिया जाता है, कई चीजों को तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो वहीं पर पुलिस थाना था, वहां पर आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया था। इसलिए उसको चौरी चौरा नाम के कांड के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आंदोलन हो रहा था? असहयोग आंदोलन को उसके बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? जो भारत में आपका संघीय व्यवस्था है साथियों, वह किस मॉडल पर आधारित है? कोई बताइएगा। यह आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है। यह किस मॉडल पर आधारित है साथियों? यह आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। 36 नंबर आपका सवाल है, प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है? आप लोग बताना है प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा। मिट्टी यहाँ पर आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। इमारत या मानव के द्वारा है, मानव संगठन आपको मानव के द्वारा, मशीन आपका मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मिट्टी जो है यह प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल है साथियों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एकदम इंपॉर्टेंट है, वो वायरल सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले तो इसका नेता आपको ऊपर भी बता दिए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यह किस उद्देश्य से किया गया था? तो वन को बचाने के लिए, यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए। उस समय क्या हो रहा था कि चिपको आंदोलन जब मतलब स्टार्ट हुआ था, उस समय कुछ अंग्रेज था जो कि जंगल को काट रहा था। तो वहां के कुछ आदिवासी लोग थे जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसमें चिपक जा रहे थे। तो उसी का नाम पड़ा चिपको आंदोलन, जिसका नेता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा थे। यानी वन को संरक्षण करने के लिए यह आंदोलन किया गया था, वन के बचाव के लिए। अगला नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा, कहां पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, यह वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा। यह बाघों के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार में बाघ के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि
स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या हो जाएगा? अगर स्वर्ण जो सोना का कोई भी चीज आप बनाए, आभूषण बनाए, सोना का गहना बनाए, तो उसको देखना है कि यह असली सोना का है या नकली सोना का। तो उसका चिन्ह पहचानने का क्या चिन्ह है? तो हॉलमार्क। लोहा मतलब सोना पर अगर आपका हॉलमार्क लिखा हुआ है, दिया हुआ है हॉलमार्क का निशान, यानी वो सोना क्या है? आपका असली है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है? 22 कैरेट आपका सोना का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 40 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। शेर शाह सूरी, एक मिनट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का जो मकबरा हो जाएगा साथियों, वो आपका सासाराम में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अब यहाँ पर आपका जीके के 40 प्रश्न को कवर किया, आप लोग अपना टारगेट बताइए कितना प्रश्न आपने सही किया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्न को। ठीक है, यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना, तो अच्छे से देखना है। और उसका पहले आप लोग हिंदी में स्कोर, जीके में स्कोर बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए, रस खान किस प्रकार के कवि थे? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके बुक से लिया गया सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा एक सवाल, एक नहीं, दो तीन सवाल आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। रस खान किस प्रकार के कवि थे? तो याद रखिएगा, यह भक्ति रस के कवि थे। या किस पर रस के कवि थे? या भक्ति रस के कवि थे, याद रखिएगा। रस खान किस रस के कवि थे? तो भक्ति रस के कवि थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है साथियों जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं हो जाएगा? स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? नहीं ही की बात हो रहा है। तो आज्ञा, आज्ञा आपका क्या हो जाएगा? आज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है ना, स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग की बात करा, तो आज्ञा आपका स्त्रीलिंग, आज्ञा मान लिया, मतलब आज्ञा आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नागरिकता आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सूचना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, यानी सरोवर क्या यहाँ पर हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है साथियों, क्योंकि ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है एवं आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल है साथियों, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा साथियों, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, अंचरा अंचरा पसारना, अंचरा पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंचरा पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, अंचरा पसारना, अंचरा पसारना का यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर उसका सही अर्थ नहीं दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई नहीं होगा। जैसे में भीख मांगना नहीं होगा, आशीर्वाद देना नहीं होगा। अंचरा पसारना यानी किसी से आप क्या मांग रहे हैं? किसी से उधारी मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ठीक है ना, किसी से आप मांग रहे हैं, ठीक है ना, कुछ चीज मांग रहे हैं, तो वो भीख मांगना नहीं होगा। ठीक है ना, तो अंचरा पसारना का दूसरा चीज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा, उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस में गम, उत प्लस में गम, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, उत प्लस में गम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए, 48 नंबर आपका सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस राज्य में हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस राज्य में हुआ था? मतलब किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। याद रखिएगा, इनको रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 49 नंबर आपका सवाल है, आम किस प्रकार का शब्द है? आम किस प्रकार का शब्द है साथियों, बताइएगा। आम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा? नहीं, आम को आमरह कहेंगे। तत्सम में क्या कहेंगे? आमरह कहेंगे। क्या कहेंगे? आमरह। आम क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आम किस प्रकार का शब्द है बाबू? तद्भव शब्द है, याद रखिएगा।
अगला नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? सिर्फ अगर शॉर्ट में बात करें तो करमचंद गांधी उनका नाम था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। 51 नंबर आपका सवाल है साथियों, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र होकर सोना। बेफिक्र होकर सोना यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र होकर सोना। अगला नंबर सवाल है, 52 नंबर आपका सवाल है साथियों, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु प्लस में क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस में क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, खोखा किस कहानी का पात्र है? जब आप क्लास 10th वाला बुक पढ़े होंगे हिंदी का, तो आपको पता होगा खोसा खोखा किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत का पात्र है। ठीक है, खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत का है। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, 54 नंबर सवाल है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, गणेश का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा। गणेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गजानन बोल सकते हैं, एकदंत बोल सकते हैं, लंबोदर बोल सकते हैं, यानी इनमें से सभी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनमें से सभी बोल सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, भाग जोगनी किस कहानी का पात्र है? भाग जोगनी किस कहानी का पात्र है? तो बताइएगा, ये कहानी का क्या है? यह प्लॉट है। कहानी का प्लॉट में भाग जोगनी दिया गया है। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला नंबर सवाल, हम लोग मैथ को कवर करते हैं साथियों। मैथ के भी कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि मैथ भी हमारे लिए क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लेना है। सवाल आपका क्या कर रहा है? एक आदमी 9200 रुपया में अपना स्कूटर 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसका खरीद मूल्य क्या है? खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम लोग निकालते कैसे साथियों? ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा 9200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, गुना यहाँ पर आपका 15% का लाभ कर रहा है। 15% का क्या कर रहा है? लाभ कर रहा है। यानी कोई भी चीज अगर मान लीजिए 100% का हो, कितना का हो? 100% का हो। कितना का हो साथियों? 100% का हो। तो वहां पर आप जा रहे हैं, तो मतलब लाभ हो रहा है, तो मतलब वो 15% आओ, तो 100 कितना हो जाएगा? 15। अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा साथियों? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो आपका कटेगा, तो 92 गुना 115 कीजिएगा साथियों, तो आपका आंसर जो आएगा वह आएगा 8000 आएगा। 92 गुना 115 कीजिएगा, तो कितना आएगा साथियों? 8000 आएगा। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में एक बार और समझा दें आपको। सबसे पहले 9200 दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उतना आपको लिख लेना है, गुना कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। तो कोई भी चीज 100 का, तो 115 हो जाएगा। अब बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कूटेगा, 92 गुना 115 कीजिएगा, तो 8000 आपका राइट आंसर। चलिए, 72 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो मैथ में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय। मूलधन गुने समय गुने दर। अब बट्टा में क्या होता है साथियों? 100 होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में क्या होता है साथियों? 100 होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर आपका सवाल है साथियों, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने आना चाहिए साथियों। जैसे में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 9 4 13, 13 36 कितना होता है? 49। यानी यह कितना का स्क्वायर हो जाएगा साथियों? 7 का। 2 3 तो ये 6, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 7 का। तो मतलब टोटल मान पूछ रहा है, तो 49 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा अवास्तविक संख्या यानी कौन सा अपरिमेय संख्या है? बताइएगा, इसमें से कौन सा आपका अपरिमेय संख्या होगा? बताइएगा। अवास्तविक संख्या पूछ रहा, अवास्तविक संख्या बताइए, अवास्तविक संख्या कौन सा हो जाएगा? अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या आपका ये वाला हो जाएगा साथियों, -2 वाला। ठीक है ना। -2 वाला आपका क्या हो जाएगा? अवास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका महत्तम समापवर्तक निकालना है साथियों। याद रखिएगा, महत्तम समापवर्तक कैसे निकलता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो बताइए, महत्तम समापवर्तक, जैसे में छोटा संख्या से सबसे पहले बड़ा में भाग देंगे, तो फिर देते देते जो कट जाएगा, जो लास्ट में आपका बचेगा, या सभी में जो कॉमन मिल रहा है वही आपका महत्तम समापवर्तक। तो सब में आपका 7 का कॉमन मिला है, यानी 7 क्या हो जाएगा? आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 76 नंबर आपका सवाल है, 5832 किसका घनमूल होता है? घनमूल इसका पूछ रहा है। 5832 किसका घनमूल होता है? तो यह आपका 18 का घनमूल होता है। कितना का घनमूल होता है? 18 का घनमूल होता है। ठीक है। अगला,
अगला नंबर सवाल है 90 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मान प्रति मिनट में क्या होगा। जैसे में 90 सेंटीमीटर, ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है सेंटीमीटर सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना है। तो क्या है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार से सवाल रहे तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे साथियों, आपको पता है। उसके बाद में सेकंड को मिनट में बदलेंगे। सेकंड में आपका दिया है, उसको मिनट में, मतलब एगो को आप चेंज कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और भी सवाल है क्या? अच्छा, अभी यहाँ तक सवाल है तो इसको भी हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ये सवाल देख ली कि रमेश ने किसी काम को 24 दिन में करता है और अमन किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। जब भी इस प्रकार से सवाल दे दे तो इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम रमेश एक काम को 24 दिन में करता है, तो इसको अपोजिट लिखते हैं, 1/24 एक दिन का निकालेंगे तो फिर उसी प्रकार से 1/23। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे साथियों, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 24 30 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। 120 हमारे हिसाब से शायद 120 आएगा, ठीक है ना। तो 24 25 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 4 9, 9/120। जब इसको सॉल्व अच्छे से कीजिएगा साथियों, तो आपका 1/3 दिन आ जाएगा। 1 कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1744 का आपका वर्गमूल पूछ रहा है, तो यह 88 का होता है। 1744 किसका वर्गमूल होता है, 88 का होता है। ये आपको पता होना चाहिए, और इस पर फिल करके आपको बताना है साथियों इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। जैसे में ए का मान आपका दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान, तो यहाँ पर सारा चीज आपको बिठाकर उसका मान को ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन करवाएं वो सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा उम्मा जी के ट्रिक। उम्मा जी के ट्रिक जैसे ही सर्च करेंगे उधर मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर ही पीडीएफ आपका डाला जाता है, ठीक है ना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको जो क्वेश्चन करवाएं उसका रिविजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।